हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं विपुल ऑनलाइन पार्टनर के इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो भी एग्जाम लगने वाले हैं उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। मैक्सिमम बच्चों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है किस तरीके से प्रिपरेशन करें, कोई उनको बेसिक आइडिया नहीं मिल पा रहा है। बट गाइज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल से जुड़ जाइए और डेली बेसिस पे आप सभी के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो जो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और पसंद आए तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले देख सके। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गाइज आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो उसके साथ ही साथ उसके कुछ यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर मैं मॉडिफाई करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, कार्बन का जो वैलेंसी होती है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा कि कार्बन का जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो मैं बेसिकली बता देता हूँ फ्रेंड्स कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। तो 6 होता है, तो 6 के लिए आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी 4 होगी, क्योंकि 6 होता है तो बेसिकली 2 पहले होगा उसके बाद 4। तो देखिए मैं फ्रेंड्स बता देता हूँ, जो आपकी जो वैलेंसी होती है वो 4 से अधिकतम नहीं होती है। ठीक है, अधिकतम कितने होते हैं फ्रेंड्स? 4 होती है। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिकतम कितने फ्रेंड्स होते हैं? 8 होते हैं। अगर 8 से अधिक होते हैं तो 8 से अधिक होंगे तो उसको घटाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जब आपकी वैलेंसी 4 से अधिक होगी तो उसको क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसमें से 8 को यहाँ पर घटा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से कार्बन का जो वैलेंसी होगी बिल्कुल ही सी करेक्ट होगा, यानी कि 4 होगा। अब हम इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन का जो मैंने एटॉमिक नंबर बताया किस तरीके से एटॉमिक नंबर इसका जो होता है 6 होता है। तो देखिए बेसिकली जो होता है परमाणु संख्या जो होता है यानी कि एटॉमिक नंबर, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ये परमाणु के नाभिक में जो एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, ठीक है, परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसको ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? यानी कि परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को हम फ्रेंड्स जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जेड से सूचित किया जाता है या फिर व्यक्त किया जाता है। तो जेड इक्वल्स टू फी हो जाएगा, यानी कि जितने प्रोटॉन हो गए नाभिक में उतने आपका परमाणु संख्या हो गया। यानी कार्बन में अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 आपको क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? परमाणु संख्या हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जब उदासीन परमाणु होती है तो उदासीन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए एक कार्बन का उदासीन परमाणु ले रहे हैं तो कार्बन का जब उदासीन परमाणु लेंगे तो उसमें जो होगा 6 प्रोटॉन होगा तो 6 आपको इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से उदासीन परमाणु के लिए जेड इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू ई बोल सकते हैं। ई यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो पी और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं जब उदासीन परमाणु होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो आपको नाभिक होता है तो नाभिक में बेसिकली क्या क्या मिलता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित रहते हैं और दोनों को जब ऐड करते हैं तो वहाँ पर आपका एटॉमिक मास मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मिलता है? एटॉमिक मास मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो नाभिक होता है तो नाभिक में क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो स्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के अनुसार अपने कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन पर बेसिकली जो होता है प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर जो 0 यानी कि उदासीन में रूप में रहता है और इलेक्ट्रॉन फिर नेगेटिव रहता है। अब हम इससे कुछ रिलेट करके क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे अवकरण होता है तो जो पदार्थ जो होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको हम लोग अवकरण कहते हैं। और एक होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स, एक रेडॉक्स अभिक्रिया आती है इसी से रिलेटेड, तो जो कि जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ग्रहण होता है। ठीक है, और जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है यानी कि उसमें त्याग होता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बेसिकली जो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो त्याग होता है और फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसी को हम क्या कहते हैं? दोनों को मिलाकर यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं।
अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब CO2 दिया है तो CO2 के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो CO2 बेसिकली जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है। अब जो CO2 है वो एक से पूछ देता है कि जब यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो यहाँ पर CO2 बेसिकली हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए कभी कभी हम फ्रेंड्स ड्राई आइस बोल देते हैं, यानी कि शुष्क बर्फ़ बोल देते हैं। तो शुष्क बर्फ़ कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स इसको, तो देखिए जब आप इसे कार्बन डाइऑक्साइड को -78 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे तो ये ठोस रूप धारण कर लेगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, शुष्क बर्फ़ या फिर ड्राई आइस कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, कार्बन जो होता है इसका बेसिकली जो होता है ये इसका 3 अप्रूफ होता है, ठीक है। कार्बन का हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है एक, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं ग्रेफाइट के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि ग्रेफाइट जो क्या होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ है फ्रेंड्स, ये अधातु होता है और अधातु रहते हुए भी फ्रेंड्स ये विद्युत का क्या होता है फ्रेंड्स, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक। जो पेंसिल होती है, पेंसिल का जो नोक आप लोग देखे होंगे तो नोक क्या होता है, उसमें विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है। अब हम बात करते हैं कि हीरा, हीरा हीरा आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है। क्या होता है, हीरा। और हीरा की यूँ चमकता है, ये भी सवाल कभी कभी पूछ देता है। तो हीरा का जो अन्य माध्यमों के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है हीरा का अपवर्तनांक, ठीक है, 2.42 होता है, इसीलिए वो ज़्यादा चमकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम और इसका डेंसिटी जो होता है हीरा का वह क्या होता है, बिल्कुल ही ज़्यादा होता है, अलग सभी माध्यमों से ज़्यादा होता है, इसीलिए तो इसमें स्पीड कम होता है। देखिए अगर आपका फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि अगर किसी भी माध्यम का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसमें जो प्रकाश का स्पीड होगी उसमें कम हो जाएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जब अपवर्तनांक बढ़ता है तो स्पीड क्या होता है फ्रेंड्स, घटता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसके बारे में, तो अब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन के। फ्लोरीन जानते हैं फ्रेंड्स कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, 9 होता है। फ्लोरीन जो होता है वो इसकी जो सबसे शक्तिशाली अक्षीकारक के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि शक्तिशाली अभिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि फराहकल ब्राउनी आई उसका ट्रिक होता है एक, तो ऊपर फ्लोरीन है तो वो सबसे ही शक्तिशाली अभिकारक के रूप में जाना जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है। तो 4 घटकों से कौन सी बनी होती है, तो यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, नाइक्रोम, ठीक है फ्रेंड्स। जो 4 घटकों से बना होता है ये बता देता हूँ मैं कौन कौन सा होता है। ये क्रोमियम होता है, आयरन होता है, निकेल होता है, मैग्नीज, ये सब का मिश्रण जो होता है नाइक्रोम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं एक बार और बता देता हूँ, निकेल, क्रोमियम, आयरन और मैग्नीज का मिश्रण होता है नाइक्रोम। अब हम कुछ इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर भी बात कर लेते हैं कि जो शोल्डर होता है बेसिकली वो किससे मिलाकर बनाया जाता है। तो देखिए सीसा और टीन से मिलाकर शोल्डर को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बनाया जाता है। बेसिकली यही पूछता है कि सीसा और टीन से मिलाकर क्या बनाया जाता है, शोल्डर बनाया जाता है। और एक होता है मोनल मेटल, ठीक है फ्रेंड्स, मोनल मेटल, ठीक है। तो ये तांबा और निकेल से मिलाकर बनाया जाता है। और पीतल किससे बनाया जाता है फ्रेंड्स, ये भी बता दीजिए। तो ये तांबा और जस्ता से मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। और कांसा जो पूछेगा तो कांसा तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। और जैसे फ्रेंड्स मैं बताता हूँ कि नाइक्रोम का बेसिकली जो उपयोग होता है विद्युत अवयव बनाने के में करते हैं हम फ्रेंड्स, ठीक है। और एक मूंज मेटल होता है फ्रेंड्स, इसका उपयोग जो होता है सिक्का बनाने वगैरह में करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन, ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जब आपको मोलर द्रव्यमान पूछेगा तो यहाँ पर जी से व्यक्त करना, ठीक है। बट इसमें आणविक द्रव्यमान पूछा है तो यू से व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है मैं बताता हूँ कि ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ मिलकर ओजोन गैस का निर्माण करता है, यानी कि O3 इसका फॉर्मूला होता है ओजोन का। एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलेंगे तो O3 ओजोन बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ओजोन का जो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है ऑक्सीजन का वो 16 होता है, तो 16 या कितना होगा 48, ठीक है। तो इस तरीके से 48 ग्राम प्रति मोल होगा और इसे हम यू से व्यक्त कर देंगे तो 48 यू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, ठीक है। और ओजोन का डेंसिटी जो होता है मैं बता देता हूँ 2.14 होता है और किलोग्राम प्रति घन मीटर इसे बोलेंगे, क्योंकि डेंसिटी का जो यूनिट किस तरह निकालते हैं कि द्रव्यमान बटा आयतन,
ठीक है। तो द्रव्यमान को हम केजी में व्यक्त करते हैं और आयतन को मीटर क्यूब में। तो इस तरीके से आप केजी मीटर प्रति क्यूब बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैं बताता हूँ कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। O3 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओजोन का मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा आपसे, तो 92.2 डिग्री सेल्सियस यानी कि, और ओजोन का बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा 112 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि इससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि बेसिकली जो ओजोन यहाँ पर ओजोन से रिलेटेड आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कि डेंसिटी जो होता है, पानी का डेंसिटी कितना होता है। पानी का डेंसिटी जो होता है वो 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरीके से अगर पूछ दिया जाए कि बर्फ़ का डेंसिटी कितना होता है, तो इसमें 920 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, ठीक है। और लोहा का डेंसिटी कितना होता है ये भी पूछता है कभी कभी। तो लोहा का डेंसिटी होगा लगभग 1700 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। और सबसे हाईएस्ट होता है पारा का, यानी कि 13600 किलोग्राम प्रति घन मीटर। इस तरीके से मैं फ्रेंड्स बता दूं कि जब डेंसिटी बढ़ता है तो उसमें आयतन जो होता है उसका क्या होता है, घटता है। और क्या बढ़ता है, जब डेंसिटी बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। आप इस फॉर्मूला से बता सकते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।